नमस्कार, प्रणाम। मैं ददमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आप सभी का स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स लगातार चल रहे हैं और हम लोग लगातार अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB ऑनर्स 3 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के। और उन सेमेस्टर एग्जाम्स में आपके विषयवार जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके ज़रूरी सवाल हैं, जो आ सकने की उम्मीद जिनकी है, उनकी बात हम लगातार कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB थर्ड सेमेस्टर के जो थर्ड पेपर के बारे में, जो कि फैमिली लॉ 1 का है। पारिवारिक विधि या फैमिली लॉ का जो आपका ये पेपर है 4 यूनिट का है और दो यूनिट आपको हिंदू लॉज की मिलेगी, हिंदू पर्सनल लॉज की मिलेगी, और 2 यूनिट आपको मुस्लिम लॉज की मिलेगी, मुस्लिम पर्सनल लॉज की मिलेगी। आपको इसमें पहली यूनिट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में पढ़ना होता है और शुरुआत जो होती है वो हिंदू कौन है, हिंदू होने की शर्तें क्या हैं, हिंदू होने का नेचर क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक वैलिड हिंदू मैरिज के। वाइड मैरिज कब कही जाएगी, वाइडेबल मैरिज कब कही जाएगी, सेपरेशन को लेकर के है, डाइवोर्स को लेकर के है, हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज के नेचर को लेकर के, ये सारे टॉपिक्स आपको पहली यूनिट में मिलते हैं। दूसरी यूनिट आपकी मेंटेनेंस को लेकर के है, अडॉप्शन को लेकर के है, गार्जियनशिप को लेकर के है। पहली यूनिट में आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे करना है और दूसरी यूनिट में आपको पहला तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में पढ़ना है और दूसरी चीज़ आपको जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस, तो उसमें आपको मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है 24-25 धारा 24 और 25 के विषय में, मेंटेनेंस के बारे में और अडॉप्शन के बारे में। अडॉप्शन के एक वैलिड अडॉप्शन के एसेंशियल क्या क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक क्या होता है, और गार्जियनशिप के बारे में, गार्जियनशिप कितने प्रकार की होती है, मूल गार्जियन कौन है, टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन है, गार्जियनशिप के जो मैरिज गार्जियन का मतलब क्या होता है, क्या मैरिज गार्जियन आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उनकी पावर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके पास ड्यूटीज़ क्या है, उनके ऊपर कर्तव्य क्या अधिरोपित किए गए हैं, इस प्रकार के टॉपिक्स आपके हैं। तीसरी यूनिट भी हिंदू लॉ की तरह जैसा हिंदू लॉ की पहली यूनिट है वैसा तीसरी यूनिट में भी मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज हैं, मुस्लिम कौन होता है और मुस्लिम मैरिज के बारे में, जो मुस्लिम मैरिज की एसेंशियल्स हैं, उसके आवश्यक तत्व हैं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में है, मैरिज के प्रकार कितने हैं। और यहाँ पर हिंदू मैरिज की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको मैरिज का नेचर भी पढ़ना है कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और मैरिज शिया में, सुन्नी में, दोनों में किस प्रकार से अलग अलग उसके प्रावधान हैं, किस प्रकार से गवाहों की संख्या को लेकर के है और जो विवाह के प्रकार हैं वो क्या है। और उसी में है मेहर के बारे में। मेहर जिसको आप गलती से डावर समझते हैं, वो डावर जैसा नहीं है। यहाँ पर मेहर चूंकि एक मुस्लिम मैरिज की एसेंशियल कंडीशन है, मुस्लिम मैरिज के लिए कंसिडरेशन जैसा है। विदाउट मेहर एक मुस्लिम मैरिज शून्य जैसी है। तो मेहर के बारे में है कि मेहर की डेफिनेशन क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में, काइंड्स ऑफ डावर के बारे में, और राइट्स ऑफ वाइफ इन केस ऑफ अनपेड मेहर। अगर मेहर अनपेड है, अगर मेहर अभी तक चुकाया नहीं गया है, तो उस केस में वाइफ के पास, पत्नी के पास कौन कौन से अधिकार आ जाएंगे, इस प्रकार से चीज़ें हैं। चौथी यूनिट में आपके डाइवोर्स के लिए है, मेंटेनेंस का है, लेजिटिमेसी का है, गार्जियनशिप का है कि डाइवोर्स की क्लासिफिकेशन को लेकर के, डाइवोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, इलाजिहार, सबसे बेहतर जो फॉर्म है वो तलाक का कौन सा है, मोहम्मद साहब ने सबसे बेहतर तलाक किसको बोला है। और उसके बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर मेंटेनेंस है वाइफ का, CRPC 125 के अंदर है, और मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को नई शक्तियाँ क्या मिली है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद पेरेंटेज, लेजिटिमेसी और गार्जियन के काइंड्स क्या क्या है, गार्जियन के पावर क्या क्या है। अब हम अगर बात करें सवालों की, तो देखिए दोनों आपकी जो लॉज हैं, हिंदू चाहे वो हिंदू मैरिज, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, दोनों के आपको सोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। अगर 4-5 सवालों की, बड़े सवालों की बात करें तो दोनों के सोर्सेज को पढ़ करके आइए कायदे से। दोनों के सोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइमरी सोर्स हो, चाहे वो सेकेंडरी सोर्स हो। दोनों के मैरिज के कंडीशंस के विषय में कायदे से पढ़ करके आइए। दोनों के डाइवोर्स को और तलाक के विषय में कायदे से पढ़ करके आइए, और दोनों के मेंटेनेंस को कायदे से पढ़ करके आइए। मुझे लगता है कि अगर आप ये इन 8 टॉपिक्स को पढ़ करके कायदे से आते हैं तो आपके 5, 6, 7 सवाल लगभग आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब अगर हम एक एक करके सवालों की बात करें तो जो हिंदू मैरिज का जो नेचर है, हिंदू, सबसे पहला तो हिंदू कौन है, और हिंदू कौन है के साथ में हिंदू लॉ के जो सोर्सेज हैं उसको कायदे से पढ़ करके आइए। हु इज़ हिंदू और हिंदू लॉ के जो सोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ कि हिंदू मैरिज एक्ट के जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, हिंदू मैरिज के जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें धारा 5 में दी हुई हैं जो एक वैध हिंदू के विवाह के लिए आवश्यक है, उसको कायदे से पढ़ करके आइए। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे जब आप डाइवोर्स पढ़ रहे हैं उसके बाद जो दूसरी आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डाइवोर्स को लेकर के ग्राउंड्स क्या क्या हैं, और आपके पास जो पुरुषों के पास जो पुरुष महिला दोनों के जो जॉइंट ग्राउंड्स हैं और जो महिलाओं के केवल एक्सक्लूसिव ग्राउंड्स हैं, दोनों ग्राउंड्स को कायदे से पढ़ करके आइए। जैसे सवाल अगर हम देखें, सवाल जो
आते रहे हैं कि डिस्कस वही ग्राउंड्स, डाइवोर्स की ग्राउंड्स। और जिस समय आप डाइवोर्स की ग्राउंड्स पढ़ रहे हैं उस समय थोड़ा सा क्रूअल्टी को और एडल्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करिए, थोड़ा सा लंबा उसको पढ़ करके आइए, उसमें केस लॉज को देखिए कि किन केसेस में कहा गया है कि किन अन्य चीज़ों को क्रूअल्टी माना गया है। केवल क्या वो बॉडीली इंजरी या केवल वो शारीरिक क्रूरता को ही क्रूरता माना गया है, या किसी अन्य प्रकार की मानसिक क्रूरता भी क्रूरता के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो अडॉप्शन है, हिंदू वीमेन के और हिंदू मेन के जो राइट्स हैं एक वैलिड अडॉप्शन के लिए, वो क्या क्या है, कैसे एक वैध दत्तक ग्रहण किया जा सकता है उसको लेकर के। और जब आप ये दत्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जरूर देखिए कि कैपेसिटी जो है, चाहे वो मेल हिंदू हो चाहे फीमेल हिंदू हो, उसकी कैपेसिटी को लेकर के, उनकी क्षमता को लेकर के, उनके अंदर क्या सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य क्षमता का मतलब जैसे उम्र का एक अंतर है, क्या अगर आपके पास एक फीमेल चाइल्ड पहले से है तो क्या आप दूसरी फीमेल चाइल्ड को गोद ले सकते हैं, या क्या अगर आपके पास मेल चाइल्ड है तो आप किसी मेल चाइल्ड को गोद ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र आपके अगर विपरीत लिंग वाला बच्चा आप गोद ले रहे हैं, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप बच्ची गोद ले रहे हैं तो उम्र में कितना अंतर होना चाहिए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कायदे से पढ़ करके आपको आना है। उसके बाद हम मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस में आपको 24, 25 जो कुछ ही धाराएं हैं वो सब आपको पढ़ करके पढ़नी है। हिंदू मैरिज एक्ट की 24, 25 कायदे से पढ़ के आइए। और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18, 19 और 20 मेंटेनेंस पेनल्टी लाइट को भी कायदे से पढ़ लीजिएगा कि मेंटेनेंस पेनल्टी लाइट का मतलब क्या होता है। जैसे सवाल है कि एक ऐसी परिस्थिति बताइए जिसमें एक हिंदू पत्नी मेंटेनेंस का जो राइट है वो बिना खोए पति से अलग रह सकती है, इस प्रकार के सवाल भी हैं। या कई बार पत्नी के साथ साथ में विधवा का और पुत्र वधू बच का या वृद्ध माता पिता के जो मेंटेनेंस की बात है 125 में उसकी बात की गई है। तो आप 125 सीआरपीसी के साथ में 24, 25 और 18, 19, 20 ये सारी धाराओं को पढ़ करके आइए। उसके बाद जो गार्जियनशिप की अगर बात करें तो हिंदूज में जो गार्जियनशिप को लेकर के सबसे अधिक सवाल आए हैं और आपसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन को लेकर के, वसीयती संरक्षक को लेकर के है। जैसे सवाल है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, प्रोविजंस जो है उनका उल्लेख कीजिए और उनकी पावर बताइए, शक्ति बताइए। पावर और उनकी ड्यूटी आप दोनों पढ़ करके आइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यूनिट 3 में जो आपका मुस्लिम लॉ में आपको सबसे पहले तो सोर्सेज के बारे में कायदे से पढ़ करके आना है। कुरान, हदीस, क़ियास, इज्मा, इन सभी चीज़ों को कायदे से पढ़िए। जैसे सवाल है कि मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में कुरान और हदीस की को क्रिटिकली एग्जामिन करिए, इस प्रकार के सवाल हैं। या सवाल है कि हदीस, इज्मा और क़ियास को स्पष्ट कीजिए, इनका मतलब क्या है, इनसे आप समझते क्या है और मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में इनका महत्व क्या है। इस प्रकार के सवाल आपको मुस्लिम लॉ के सोर्स से एक मिलने की उम्मीद है। आगे हम बढ़ें तो जो मुस्लिम लॉ में जो मैरिज है उसकी डेफिनीशन, उसकी नेचर, उसका नेचर मीन्स एक सवाल लगातार, चाहे वो हिंदू लॉ के मैरिज के नेचर को लेकर के, चाहे मुस्लिम लॉ के मैरिज को नेचर को लेकर के, कि हिंदू लॉ में जो मैरिज है वो सैक्रामेंट है क्यों, या हिंदू लॉ में अब मैरिज सैक्रामेंट जैसी नहीं रह गई है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, इसको डिस्कस कीजिए। और यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लॉ अनलाइक हिंदू लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट है या क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसकी टिप्पणी कीजिए। हिंदी में कहें तो यौनागमन या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है वो आप जरूर पढ़ करके आइएगा जिस समय आप मुस्लिम मैरिज के विषय में पढ़ रहे हैं। उसके बाद मेहर से जो सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने की उम्मीद रहती है कि एक विधवा के या एक जो महिला है जिसका मेहर अनपेड है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, उसके राइट्स को डिस्कस कीजिए। और जब ये आप पढ़ रहे हैं तो मेहर की डेफिनेशन को और मेहर के काइंड्स को भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। प्रॉम्प्ट मेहर का मतलब क्या होता है, मेहर मुजम्मा क्या होता है, इस प्रकार से आगे बढ़ें। और एक आध बार मैरिज कितने प्रकार के होते हैं को लेकर के पूछा गया है। मेहर मिसल को लेकर के टिप्पणी छोटी पूछी गई है। चौथी यूनिट में देखें तो आपके लिए तलाक बहुत ज़रूरी है। तलाक को कैसे वर्गीकरण किया जाएगा, क्या दबाव में किया गया तलाक वैध है, इस प्रकार से चीज़ें जोड़ करके पूछी जाती हैं। तलाक की बिद्दत को लेकर के सवाल है, तलाक की बिद्दत चूंकि रहा नहीं। तलाक अहसन और तलाक हसन को लेकर के है कि दोनों में से मोहम्मद साहब ने सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड फॉर्म किसको बोला है, सबसे ज़्यादा बेहतर तलाक किसको बोला है। इद्दत के विषय में जब आप डाइवोर्स के विषय में पढ़ रहे हो तो इद्दत के विषय में पढ़िए, इद्दत का औचित्य क्या है, इद्दत का मतलब क्या है, इद्दत की अवधि क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी रखिए। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट को लेकर के और पेरेंटेज को लेकर के है, पैटर्निटी को लेकर के सवाल आपके लिए ज़रूरी है। जैसे सवाल है कि पैतृकता की अभिस्वीकृति से आप क्या समझते हैं, पैतृकता का एक्नॉलेज करना, पैटर्निटी को एक्नॉलेज करने का मतलब क्या समझते हैं, और अगर एक्नॉलेज कर लिया गया, अभिस्वीकृति दे दी गई तो उसका असर क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर सवाल है 1939 में जो मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट है 1939 का, उसके अंतर्गत भी कुछ चीज़ें थी, जैसे पति की क्रूरता को लेकर के चीज़ें थी।
यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क है, माइनर जो है, उसकी जो संपत्ति के विधिक संरक्षक कौन है, और जो माइनर है उसका उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में क्या अधिकार है, तलाक तफवीज़ को लेकर छोटी टिप्पणी कभी कभी पूछी गई है। तो शुरू से अगर देखें तो आपको हिंदू लॉ के सोर्सेज के बारे में, हिंदू की डेफिनेशन को लेकर के सवाल, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज जो है उसके एसेंशियल को लेकर के सवाल, और जब आप सेक्शन 5 पढ़ रहे हो तो वहीं पर नोट करते चलिए कि सेक्शन 5 की कौन सी कंडीशन जब खत्म होती रहेगी, मीन्स अगर उसमें सपेंडर रिलेशनशिप में शादी हो जा रही है तो क्या वो वाइड होगी, क्या अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी है तो क्या वो वाइड होगी। मीन्स आप जिस समय एसेंशियल कंडीशंस पढ़ रहे हैं सामने उसमें ये भी लिखते रहिए कि अगर ये नहीं रही तो वाइडेबल हो जाएगी, या ये नहीं रही तो वाइड हो जाएगी। तो वहाँ से आपको वाइड और वाइडेबल मैरिज का जो अंतर है वो भी आसान हो जाएगा। जानते रहना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उसको डाइवोर्स के साथ में वो चीज़ें जोड़ करके पूछी जाएँ। बाकी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जैसे छोटे कंसेप्ट हैं, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को लेकर के कभी कभी छोटी टिप्पणी पूछी गई है। खुला और मुबारक को लेकर के छोटी टिप्पणी पूछी गई है। हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर के कंपलसरी है कि नहीं है, मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, उसका लाभ क्या है। तो हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा। रजिस्ट्रेशन उसमें दिया हुआ है, एक्ट में दिया हुआ है। पेंडेंटल राइट की बात हमने करी, और फसक एक टर्म है मुस्लिम लॉ का, उसको देखिएगा। तलाक तफवीज़ को लेकर के सवाल छोटा पूछा गया है। सागिर, सरीर, बुलुग, ख्यारुल बुलुग, इन सब चीज़ों को लेकर के, और खुला मुबारक, शरीयत को लेकर के कभी कभी शरीयत पर कुछ 2 या 4 पॉइंट्स में आपको लिखने के लिए आता है। तो मुझे लगता है कि दोनों के मैरिज के विषय में, दोनों के सोर्सेज के विषय में, दोनों के डाइवोर्स के विषय में अगर आप तैयार हैं कायदे से, और हिंदू एक्ट पर्सनल लॉ में अगर आप थोड़ा सा एडॉप्शन को लेकर के तैयार हैं, तो आपको 5 नहीं कम से कम 7-8 सवाल मिलने की उम्मीद रहेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके अगले वीडियो को लेकर के, आपके अगले प्रश्न पत्र को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।